नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का 2025 में जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास ये पेपर है, एक बच्ची का है जिसमें उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है, जिसे पास नहीं कर पाते बच्चे तो जो है उनको दोबारा पेपर दिया जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेपर है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10th का है, ठीक, 2025। ठीक है, लिखा है ना, मैथमेटिक्स बेसिक्स। ठीक है, तो कई सारे सेक्शन हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। हम उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे हमारी वीडियो आती रहेगी, पार्ट मतलब कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सारे सेक्शन आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए का पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज बी, देन इट्स 10th टर्म। क्या पूछा गया है? 10th टर्म कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप चार ऑप्शन है आपको। ठीक है, कैसे निकालें? तो ये किस टॉपिक का है आप नोट करना। ये हम लोग जो है ए पी जी पी एच पी पढ़ते हैं। क्या? ए पी जी पी एच पी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे। ठीक, तो जनरल में एपी और जीपी ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम कैसे देखो, यहाँ पे पूछा गया है 10th टर्म पूछा है। जैसे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म गिवन है। क्या दिया है? फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको ए। ठीक है, और इसका जो है कॉमन डिफरेंस दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? बी। ठीक है, तो आपसे क्या होता है? 10th टर्म पूछा जा रहा है। 10th टर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो ए पी जी पी जब पढ़ाऊँगा तो डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, जैसे ए पी में क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से यहाँ पे क्या होता है 2 4 6 8 10 12, ये कैसा प्रोग्रेशन है? ये हमारा जो है ए पी है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगले नंबर में +2 ऐड हो रहा है, फिर +2 मतलब सेम नंबर ऐड होता रहता है। तो वो जो प्रोग्रेशन होता है वो हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5, ये भी कैसा प्रोग्रेशन है? हमारा ए पी प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2 है, 2 में कितना ऐड किया? 1। फिर 2 के बाद 3 है, 3 में कितना ऐड किया? 2 में कितना ऐड किया? 1। तो आप देख रहे हो +1 ऐड किया जा रहा है सब में। ठीक है, +1 ऐड किया जा रहा है ना, सेम नंबर ऐड किया जाता है, तो जो प्रोग्रेशन बनता है तो उसी को, उस सीरीज को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है। क्या है कॉमन डिफरेंस? जैसे अभी हमने बताया कि 2 4 6 8 ऐसे नंबर डाल रहे हो, मतलब कि आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप ऐड करते हो +2 ऐड कर रहे हो ना, सेम नंबर ऐड कर रहे हो, तो ये हमारा +2 हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको। ठीक, और फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, जैसे स्टार्टिंग जो नंबर होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको ए, कॉमन डिफरेंस देखा है बी। कॉमन डिफरेंस समझ में आ चुका होगा, जब सेम नंबर हम ऐड करते रहते हैं। ठीक है, अब ऐसे भाई बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। कितने सीरीज? बहुत सारे। तो आप बताओ, 2 से स्टार्ट कर रहे हो और +2 ऐड करते जा रहे हो, तो इसका 10th टर्म क्या होगा? तो पूछा जा सकता है कि इसका 10th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला आता है, हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा तो आपको वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अभी इतना समझ लो कि जो है a+n-1 इंटू डी, ये nth टर्म का जो है फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है,
जैसे आपको 10th टर्म निकालना है तो ये मतलब कि 10th रखोगे, ठीक है। जिस टर्म की बात कर रहे हो तो उस टर्म को कैसे निकालोगे। अब फर्स्ट टर्म हमारा ए है तो आप ये रख दोगे, ए मतलब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे ए ऑलरेडी दे रखा है तो ए ही कंसीडर किया जा रहा है। अब कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है। यानी क्या होगा 10 माइनस 1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस, और इसकी वैल्यू क्या देखा है बी, तो ए प्लस 9b, तो आपका nth टर्म हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a प्लस 9b आपको दिख रहा है, आपको a प्लस 9b सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा APGP का है टॉपिक है और यहाँ पे बहुत आसानी से किया जा सकता था, ठीक। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा कि हम कहाँ से है, ये APGP से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखो आप क्वेश्चन देख सकते हो आप। इफ द पॉइंट 3,314 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट k,0 7,3/2 देन द वैल्यू ऑफ k। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कैसे निकालोगे, जैसे क्या होता है, ये हमारा ज्योमेट्री का है, जैसे कोई लाइन है, ठीक है। ये कोई पॉइंट होगा x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट पूछा जाए तो क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो अब ये करते हो ना तो हमारा मिड पॉइंट आता है। तो सेम यही हमारा कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखा है k,0 और 7,3/2 और इन दोनों का जो है मिड पॉइंट दे रखा है। तो ये वाला हम लगाएंगे कैसे, देखो k प्लस 7 मतलब यहाँ पे देखो आपको बता दिया जाए कि k,0 एक पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दूसरा यहाँ पे 7,3/2 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पॉइंट है उसकी वैल्यू गिवन है आपको 3,3/4, ठीक है। अभी मैंने दिखाया था लाइन सेगमेंट में x1 y1 एक पॉइंट है, दूसरा x2 y2 है दूसरा पॉइंट है, और उसके बीच का वैल्यू दिखाया था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, k प्लस 7 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा, ये जो हमारे x है ना, x ऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट बोला जाएगा ना, x की वैल्यू, तो ये इक्वल होगा 3 के, ठीक है। तो k प्लस 7 2:3 6 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 7 -1 आएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन देखो -1 1 3/2 5 दे रखा है, तो आंसर कौन सा होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक है कोऑर्डिनेट का, ठीक। मतलब दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट गिवन है तो आप आसानी से निकाल सकते हो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए, बहुत आसानी से कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री इज। तो क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 7। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, और इसका जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक। तो एक सेक्टर दे रखा है 60 डिग्री का और उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप समझ लो, मैं थोड़ा सा बताते चलता हूँ आपको। जैसे हमारा सर्किल है, ठीक है, तो दो रेडियस से मिलकर जो एरिया बन रहा है, ठीक है, इसको सेक्टर बोला जाता है। और ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर, मगर ये माइनर सेक्टर है, ये हमारा मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है आपको और रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो 60 डिग्री बना रहा है जो सेक्टर, उसका एंगल मतलब कि उसका एरिया कैसे निकालोगे।
ठीक है। तो कैसे निकालोगे, बताओ। आपको ये एरिया निकालना है, सेक्टर पता है 60 डिग्री है, ये 7 सेंटीमीटर ये है, एक रेडियस। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला। ठीक है। तो अगर अब हम लोग पूरे एरिया की बात करता हूँ मैं, तो 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल दे रखा था 60 डिग्री, तो 1 डिग्री में इतना एरिया, तो 60 डिग्री में कितना एरिया आ जाएगा, यूनिटी मेथड से लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है। ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये तुम्हारा अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बहुत इजी है, यहाँ पे यूनिटी मेथड के थ्रू आप लगा सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। तो कैसे, ये 6 0 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। ठीक है। और पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 आ गया। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो कैसे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 आ गया। तो पाई की वैल्यू कितनी रखते हो आप, 22/7 या फिर 3.14। और यहाँ पे 7 × 7, रेडियस स्क्वायर है ना, रेडियस गिवन था 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7, और यहाँ पे 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 है। ठीक है। 7 कहाँ से आया, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 22 × 7 का 154 आ जाएगा। ठीक। तो 154/6। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 × 6, 2 7 × 4, 2 7 × 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो हमेशा एरिया की वैल्यू कितना आता है, स्क्वायर में आता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था आपको 22/3, 77/3, 44/7, 132/7। तो आंसर क्या होना चाहिए, दिख रहा है आपको, थोड़ा पास में आ गया हूँ क्या, तो आपको दिख रहा है 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे ये आया है। ओके। तो ये हमारा किसका है, सर्किल का जो चैप्टर है, वहाँ से हम लोग एरिया निकालते हैं, सर्किल के बारे में जानते हैं, सर्किल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सर्किल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो हम लोग जानेंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखा, 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल इज। देखो तुम्हारे पास 2 टॉस हैं, मतलब ये 2 कॉइन्स हैं। ठीक है। अब जो है इन दोनों को एक साथ क्या करते हो, टॉस करते हो। तो हो सकता है कि भाई क्या होता है, दोनों हेड हेड आ जाए, हो सकता है दोनों टेल टेल आ सकते हैं, हो सकता है एक हेड आ सकता है, एक टेल हो सकता है। बिल्कुल बात सही कह रहे हो, एक टेल हो सकता है, एक हेड हो सकता है। तो हमारी इससे 4 कंडीशन बनती है जब आप 2 कॉइन को एक साथ उड़ाओगे। ठीक है। जो भी आएगा, या तो दोनों हेड हो जाएगा, या दोनों टेल हो जाएगा। ठीक है। या तो एक हेड होगा, या तो एक टेल होगा, या फिर एक टेल एक हेड। ठीक है। तो ये हमारी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या है, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। तो 1 टेल आने की, एग्जैक्टली 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या एग्जैक्टली बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, तो मतलब एग्जैक्टली मतलब सिर्फ एक की बात हो रही है, कि सिर्फ आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से सिर्फ 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है
हम एग्जैक्टली वन टेल चाहते हैं। देखो हम प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं ना, तो ये क्या लिखते हैं, पहले नीचे क्या था, ऑल पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 4 हो गया, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है, 4। बट हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, हमको चाहिए क्या, एग्जैक्टली वन टेल। तो ऐसी कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन ऐसी है जिसमें एक बार टेल आपको मिलेगा, एग्जैक्टली वन टेल बोला गया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन टेल, तो यहाँ पे टोटल आउटकम और ऊपर क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम, मतलब जो हमें चाहिए। 2/4 इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो आप यहाँ पे देखोगे आंसर क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1/2, ठीक है। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी अच्छा चैप्टर होता है। पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रायंगल PQR है। ट्रायंगल इन्होंने बनाया हुआ है। ट्रायंगल जब बनाया हुआ है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। P दे रखा है, S दे रखा है, T दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, ठीक है। अब PS की वैल्यू भी गिवन है इन्होंने, कितना दे रखा है, 16 मिलीमीटर। PQ की वैल्यू दे रखा है 40 mm, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे PT की वैल्यू भी दे रखा है, PT/TR की वैल्यू आपको बताना है, PT/TR, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेशियो होता है, कैसे, अभी आपको पता होना चाहिए। तो PS/, एक तो QS ये लिखोगे, PT/TR, हम लोग यही इसका यूज़ करके लगाएंगे। अदरवाइज हम लोग इसी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हम लोग PS/PQ भी करते हैं और PT/PR भी करते हैं, ये भी करते हैं। और दूसरा यहाँ पे PS/ST और PQ/QR, ये 3 जो है फार्मूला की यूज़ करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, ठीक है। देखो अच्छे से देख लेना, PS/PQ किसको नीचे लिया गया है, PS/QS, PS/ST, PQ/QR। तो इसको अच्छे से देखना है, ऐसा नहीं कि ऐसे बस देख लिया समझा नहीं कि क्या आया है क्या नहीं आया, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे छोटा सा ही है मगर कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। हम लोग इसी का यूज़ करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। उसके बाद देखो PT/TR बोला गया, तो PS कितना है, PS/QS लगाएंगे। QS की वैल्यू तो नहीं गिवन है ना, PQ की वैल्यू दे रखी है 40 मीटर, तो QS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PQ माइनस PS कर दोगे तो कितना हो जाएगा, PQ माइनस PS करोगे क्या होगा, 40 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो QS की वैल्यू कितनी हो गई, 24 और PS की वैल्यू 16। तो यहाँ पे 16/24 और PT क्या है, यही पूछा जा रहा है। इसका रेशियो ले लो, 4 4 या 16, 4 6 2 2 जब 2:3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2:3। तो इसका आंसर यहाँ पे कहाँ से, हाँ 2:3 आने वाला है, ठीक है। जो कि बच्चे ने 2:5 लगाया वो गलत है, तो आंसर क्या आने वाला है, 2:3, ओके। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कंसेप्ट लगेगा तब आप क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट बोला गया है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट बोला 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो सिमिलर, ये ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब आपको चारों ऑप्शन में इनकरेक्ट जो है उसी को चुनना है,
ठीक है, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंट पता होना चाहिए, है कि नहीं। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, दो ट्रायंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके जो है तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, सेम शेप का होता है, ठीक है, साइज भी सेम होती है, तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। जिसमें हम लोग 5 कंडीशन पढ़ते हैं ना, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, RHS और ट्रिपल साइड, एंगल एंगल साइड पढ़ते हैं ना। हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशन को जो है चेक करते हैं, अगर सेटिस्फाई करता है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल साइज की होती है, करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल की होते हैं, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं जो हमारे शेप तो सेम होते हैं मगर साइज डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे हमारे ये ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, शेप तो है सेम ही है मगर क्या साइज में डिफरेंट है। तो करस्पॉन्डिंग और दिख रहता है कि इसके जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल बोले जाते हैं। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। साइड का रेशियो मतलब कि ये साइड का जो रेशियो होगा और इस साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इतना समझेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। तो ये जो बातें कही है ये सही बात है कि दो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना तो वो सिमिलर होंगे, ठीक है। और ए स्क्वायर, और यहाँ पे पहले टू ट्रायंगल्स आर आल्सो आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। तो अभी मैंने बताया कि टू ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये दो ट्रायंगल बना लो और ये साइड और इस साइड का जो रेशियो होगा इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल होता है, तो उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो ये हमारा सी वाला भी सही है, ठीक है। इसमें लिखा है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सी हमारा टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। सेम ही क्या है, हमारा डी भी सही है, मगर इसमें जो है स्क्वायर और रोम्बस आर नॉट सिमिलर बोला जा रहा है। स्क्वायर और रोम्बस आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं, सिमिलर होते हैं क्योंकि देखो रोम्बस भी स्क्वायर का ही पार्ट है ना, या फिर स्क्वायर रोम्बस का ही तो पार्ट है कि नहीं। उसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक कंडीशन में होती है कि क्या होता है, रोम्बस का एक कंडीशन तो होता है जिसमें क्या 90 डिग्री बनता है, ठीक है, तो वो स्क्वायर कहलाने लगता है। तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन पे तो ये इक्वल ही होते हैं ना, रोम्बस और स्क्वायर क्या है, किसी एक कंडीशन पे तो इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ बोला जाए रोम्बस और स्क्वायर आर नॉट सिमिलर, सिमिलर होते हैं मगर किसी एक खास कंडीशन पे, ठीक है। नहीं, किसी एक खास कंडीशन पे वो डिफरेंट डिफरेंट हो जा रहे हैं बस, अदरवाइज सिमिलर हैं। तो ये हमारा जहाँ इनकरेक्ट बोला जा रहा है ना कि स्क्वायर एंड रोम्बस आर नॉट सिमिलर, तो एक कंडीशन पे तो सिमिलर होंगे ही, ठीक। अब 90 डिग्री वाला अलग 90 डिग्री बना देते हो तो क्या हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है। मगर अदरवाइज देखा जाए तो रोम्बस ही तो है, वो रोम्बस का एक पार्ट ही तो है स्क्वायर, तो सिमिलर हुआ ना। तो इस वजह से इन्होंने कहा सिमिलर नहीं है, तो मतलब गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट बोला जा रहा है। तो मतलब ये गलत है तो यही हमारा आंसर सही होगा, मतलब गलत वाला चुनना था आपको, ठीक है। तो गलत वाला चुनना है तो ये आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। स्टेट में थोड़ा सा दूसरी टाइप दिखाया जाता है ना, अगर आपसे बोला जाता है कौन सा सही है तो आसानी हो जाती है, और कौन सा गलत है उसी को चुनना है। तो हमारा गलत क्या होगा, स्क्वायर एंड रोम्बस आर नॉट सिमिलर,
सिमिलर होते हैं, ठीक है, किसी एक कंडीशन में, हमेशा थोड़ा सिमिलर होते हैं, ठीक है। ओके, ये जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रोम्बस और स्क्वायर क्या है, सिमिलर है। भाई रोम्बस का ही कोई एक पार्ट कंडीशन हो जाएगा जिसमें 90 डिग्री में हो जाएगा, ठीक है, कॉर्नर पे एंगल, तो हमारा स्क्वायर बन जाता है, बस इतनी तो बात है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, ठीक है, अदरवाइज आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है निकालना, अब इस एक नंबर का है मगर आपको पता होना चाहिए 145 डिग्री 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। जीरो को डिवाइड करोगे 2 से क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। देखो देखो बच्चे ने 1090 लिखा है, जो कि गलत लिखा है। 10 जीरो डिग्री वैल्यू होगी, क्योंकि 10 जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो होगा ना। अगर आप 10 जीरो की वैल्यू देखोगे तो जीरो आती है, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे 1045 डिग्री क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो को डिवाइड करो 2 से तो जीरो आएगा ना। और 10 जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जीरो की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक। आपको देखो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यू ही पूछा है, 45 डिग्री 10 जीरो डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए, और इसमें क्वेश्चन कुछ दम थोड़ी ना था, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन पूछा जा रहा है, मॉड मीडियन और मीन का, ठीक है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मॉड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। देखो मॉड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, ये हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आपको फार्मूला ही पूछा था इस एग्ज़ाम में, तुमसे क्या होता है, एक रिलेशन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो यही पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जो मैंने याद कर रखा है। तो आपको कैसे देखना है, देखो यहाँ पे 3 मीडियन इधर करो, 2 मीन इधर करो, तो मॉड प्लस 2 मीन इक्वल टू क्या आएगा, 3 मीडियन आएगा। तो 3 मीडियन इक्वल टू क्या होगा, मॉड प्लस 2 मीन, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, एक बार देख लीजिए फिर बताता हूँ मैं। अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक फेयर डाई को क्या किया जाए, एक बार थ्रोन किया जाता है, उड़ाया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस दैन 3 इज। अब पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस दैन 3, मतलब जैसे एक डाई होता है, डाई को क्या होगा, जब उसको थ्रो करोगे तो उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ये प्रोबेबिलिटी तो है आने की, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब टोटल हम आउटकम कितना है हमारा, 6 है ना भाई, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, चाहिए तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जबकि वो इवन नंबर क्या हो, लेस देन 3 हो। तो लेस देन 3 में 3 से लेस कौन है, एक ही नंबर है जो आ सकता है, इवन नंबर। 3 से लेस एक ही नंबर तो है ना जो कि आ सकता है, कौन सा, 2। तो आउटकम हमारा कितना है, 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/6, और इसमें 1/6 आना चाहिए, तो बच्चे ने 1/2 लिख दिया है, ठीक है। अगर अगर इसमें पूछा जाता है
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 3 की जगह लेस देन 5 कर देता तो क्या हो जाता? तो हमारे कितने लेस देन 5 में कितने हमारे इवन नंबर आ रहे हैं? 2 और 4, 2 नंबर आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप? 2/6। 6 हमारा क्या है? टोटल आउटकम। और उसमें से हमको जो फेवरेबल आउटकम है कितना? 2 और 4 आना चाहिए, 5 से लेस। तो 2 लिखते हैं ना आप यहाँ पे, 1/3 हो जाता। ठीक है, तभी आंसर आ जाता है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 3, तो हम आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रही है। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन आया है। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि सेक्शन ए है ना ये, तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज पी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट इज क्यू। द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज। ओ, इसमें क्या बोला है? कोई भी इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको माना गया है क्या? पी। मतलब कोई भी इवेंट होगी उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? पी। और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्यू। ठीक है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। मतलब किसी भी इवेंट के होने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। और क्यू क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि मतलब होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? पी। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्यू। तो इसका रिलेशन बताना है आपको। ठीक है, ठीक, चलो अब देखो कैसे करोगे यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी होने और ना होने की सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हम लोग कंसीडर करते हैं कि 1। ठीक है, किसी भी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब होने, मतलब यहाँ पे हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है, हैपनिंग हो या फिर नॉट हैपनिंग हो, इनका जो सम होता है 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी है, तो नॉट हैपनिंग का प्रोबेबिलिटी कितना निकालते हैं हम लोग? टोटल हम कंसीडर करते हैं 1 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग पी है, तो नॉट हैपनिंग क्या होगा? 1 माइनस पी किया जाएगा। ठीक है, वहाँ कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पी है। तो अगर हम 1 से माइनस करते हैं तो किसी भी प्रोबेबिलिटी की ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो नॉट प्रोबेबिलिटी मतलब हैपनिंग की जो अगर कि नहीं होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? नॉट हैपनिंग, मतलब कि नॉट हैपनिंग का प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्यू। तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू प्लस पी इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि किसी भी इवेंट की होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, ठीक, जैसे अगर 1/2 क्या है? चलो यहाँ पे देखो, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 में से क्या करना है? 1/3 माइनस कर दें 2/3। ठीक है, तो 2/3 जो होगा वो क्या होगा? नॉट हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आ जाएगा सेम। ठीक, 1 माइनस किया जाता है, तो सेम ही था यहाँ पे। पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 कैसे आएगा? 1 माइनस पी कर दोगे तो क्या होता है? नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्यू दे रखा है, तो क्यू इक्वल टू पी 1 माइनस पी करोगे तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, आपका दूसरा यहाँ पे क्या बोला रखा है? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्वेश्चन। देखें,
देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो क्या रखा है, अल्फा एंड बीटा आर दिन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है। इसका जो है जीरोज है, मतलब कि इसका रूट है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे पहले हमारा जो वो है, क्या कहते हैं, इक्वेशन दे रखा है 6x माइनस 6, ठीक है। और इसका जो है रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है। तो आपसे क्या बोला जाता है, आपको 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो देखो, जब इसको स्क्वायर रूट हो तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे ax² bx प्लस सी है, ठीक है, इसका टू 0। तो अगर इसका स्क्वायर रूट होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, -b/a होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। अगर अल्फ़ा और बीटा इसका रूट है तो उसका सम क्या होता है, -b/a। और रूट का जो प्रोडक्ट होता है c/a होता है, ठीक है। तो इसी का कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक, ओके। तो देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक। तो इसको जो सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसको टू अल्फ़ा इंटू बीटा आने वाला है। और अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने देखा है -b/a, तो -b ये आएगा और a ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -b/a टू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c यहाँ पे -6 लिया जाएगा, 6/a, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a c/a, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है, क्या आने वाली है, यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पे 1 है तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए टेंजेंट टू दिस सर्किल विथ सेंटर ओ, इफ BAO 42 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या। आपको सबसे पहले यहाँ पे फिगर बना लेना है, और ए यहाँ पे ओ सेंटर है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है, और इसकी वैल्यू x दे रखा है, इसकी वैल्यू 42 दे रखा है, और यहाँ पे a और b। आपसे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप लोग, देखो सबसे पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए सर्किल का, ठीक है। सर्किल की प्रॉपर्टीज़ पता रहेगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे। ए से हमने क्या किया है, सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ए भी क्या है, टेंजेंट है ऑन दी सर्किल। अब देखो जो टेंजेंट होता है ना, जो सर्किल को टच करता है जहाँ पे, और सेंटर के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाता है हमेशा, तो इसको बात को यहाँ पे याद रखना। 90 डिग्री हो गया तो 42 डिग्री होगा, तो इसका एंगल पता होना चाहिए, आसानी से निकाल दोगे। ट्रायंगल का सम, एंगल ऑफ सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री, 90 42 और प्लस दिस, कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसकी वैल्यू 38 डिग्री हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेंटर है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे वन साइड का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 38 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, 140 डिग्री हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 142 डिग्री। तो आपको ये यहाँ पे 140 डिग्री कैसे सही तो निकालो ना, 92 प्लस 42 प्लस 8, ओके 38 डिग्री, 38 यहाँ पे 10 माइनस 8 क्या हो, 2, 17 माइनस 3, तो क्या होगा,
कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री होगा 42, 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री होगी, क्या होगा 132 डिग्री। तो यहाँ पे यहाँ पे 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 48 डिग्री आ जाएगा, जिसको हम लोग 48 डिग्री प्लस यक्स इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे तो यक्स की वैल्यू 132 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ओके। 48 42 करोगे 90 तो आएगा, यहाँ मैंने गलती से 38 कर दिया था। ठीक है, तो हमारा 48 हो जाएगा। ओके, 48 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री कर देना। एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी 132 डिग्री। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या सही होना चाहिए था 132 डिग्री। ठीक, अब क्या देखा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्किल। एक सर्किल है, ठीक है। अब दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टू सर्किल 3.5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। देखो टेंजेंट तो है, पैरेलल लाइन बोला गया है भाई। ठीक है, तो पैरेलल लाइन समझ में आता ही नहीं आता आपको। ठीक है, मतलब सर्किल है, सर्किल पर टू टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, डिस्टेंस सेम ही होता है ना सब में। ठीक है, तो यहाँ पे दो टेंजेंट होगा तो ये इसका जो डायमीटर है ना, वही इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा हो जाएगा। रेडियस देखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3.5 रेडियस है, तो डायमीटर डबल होता है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा आसान था यहाँ पे क्वेश्चन ये। ओके, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में पहुँचे हैं, अभी 17 में। आसानी से देखो, यहाँ पे फिगर को देखना पड़ेगा आपको अच्छे से। देख लिया यहाँ पे, ये जो 4 फिगर बन रहे हैं इसको देख लो अच्छे से। इसमें पूछा क्या गया है, इसे यहाँ पे फिगर में बना भी देता हूँ यहाँ पे। ठीक, पहला फिगर दे रखा है, दूसरा फिगर दे रखा है, एक तीसरा फिगर दे रखा है, एक चौथा फिगर दे रखा है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा ग्राफ जो है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, मतलब नहीं बनाता है। ठीक है, क्या देखो ये फिगर अच्छे समझ लो। देखो ये जितने हैं 1 2 3, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर टू 4ay है ना, तो जो तीनों फिगर देख रहे हैं ना हमारा यही बनाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो कोई यहाँ बता देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक, तो ये जो आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड देख रहे हो ना, ये हमारा एक्स स्क्वायर 4ay पे बन रहा था। मतलब एक्स स्क्वायर 2, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में एक्स की वैल्यू की पावर क्या होनी है 2 होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। ठीक, मगर यहाँ पे ये फिगर देखो तो यहाँ पे बताओ 3 वैल्यू आपको दिखाई दे रही है एक्स की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है 2 हो सकती है, 3 तो कभी होगी नहीं। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा टिक कर देना था। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक, आपसे पूछा कि इक्वल रूट और रियल रूट चाहिए, तो आपको देखो यहाँ पे पता होना चाहिए डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट हमारे क्या होते हैं रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। डी ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पे रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं रूट। और डी अगर लेस देन होता है तो यहाँ पे क्या होता है अनइक्वल तो होते ही हैं मगर इमेजिनरी होते हैं लाइन।
हमारे जो रूट होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं और अनइक्वल होते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इस कंडीशन को देखा जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि रियल रूट और इक्वल रूट होने की कंडीशन क्या थी, b² - 4ac। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यही होगा ना, रियल और इक्वल चाहिए। तो b² मतलब a की वैल्यू a² हो जाएगा 4ac। 4 यहाँ पे a है तो a है, c है तो c है। तो यहाँ पे a² = 4ac, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो a क्या होगा 4ac। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा इसमें? 15 का a = 4c। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का है कंसेप्ट यूज़ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, फिर से हमारा क्या है, AP वाला कंसेप्ट आ गया है। 5, 20, 45 ... ठीक है, कैसे करोगे यहाँ पे? देखो सबसे पहले क्या है, √5 ले लो। ये AP का सीरीज़ है। AP का सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंस देखोगे तो इक्वल आना चाहिए, डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। माइनस करो यहाँ पे हम लोग देखो 2√5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, 3√5 कर सकते हैं, ... ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस करोगे क्या आएगा, 2√5 में √5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, √5 आएगा। 3√5 में 2√5 माइनस करोगे -√5 आएगा। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, D आ गया। इससे पहले मैंने बताया था आपको डिफरेंस लेगा √5 आ रहा है। तो पता चल गया ना कि इक्वल डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब क्या कॉमन डिफरेंस D √5 हो गया और ये हमारा AP होगा। ठीक है, तो AP का फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है, ये हमारा √5 फर्स्ट टर्म है, D भी √5 है। ठीक है, तो इसका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। इसका अगला जो है क्या होगा, मतलब √5 है, √20 है या √45, तो अगला टर्म क्या लिखोगे? इसके मतलब देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड, थर्ड, और हमको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्थ टर्म। क्या निकालना पड़ेगा, फोर्थ टर्म। देखो इस क्लास के पहला ये क्वेश्चन था, उसमें जो है नंबर ऑफ टर्म पूछा गया था, तो हम लोगों ने आपको ये बताया था, क्या बताया था आपको, टर्म निकालने के Tn = a + n - 1 × D। D हमारा कॉमन डिफरेंस जैसे मैंने दिखाया था, और फर्स्ट टर्म कितना है, √5। अब यहाँ पर फोर्थ टर्म निकालना है ना, तो 4 - 1 × D, तो √5 और प्लस 3√5, 4√5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो 4√5 है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, AP के हमारे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला गया है, आसानी से कर सकते हो। 3x + 4y = क्या है, 55, 4x + 3y = 9। दो इक्वेशन है, x और y की वैल्यू निकालो। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ऐसा वैल्यू जो इस पे को सेटिस्फाई कर जाए। तो आप लोग जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई सारे हमारा मेथड होता है, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले कैसे करोगे, हम बोथ साइड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4x है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो तो इधर 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से कर सकते हैं ना। बोथ साइड हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 9y हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। हम लोग तो माइनस ही करते हैं ना, तो ये देखो 12x कैंसिल आउट, 16y और यहाँ पे 9y, तो क्या होगा 7y हो जाएगा, इसको तो 24 और 19, यहाँ पे -7 हो जाएगा। क्यों भाई, इधर 20 होगा, इधर 19 -27 हो जाएगा, तो डिफरेंस लोगे तो -7 आ जाएगा, और 7 कैंसिल आउट करो तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन में y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो हमारा C और D में ही एक आंसर होगा, मगर निकालना पड़ेगा। ठीक है, y की वैल्यू निकल आई है। ठीक, तो y की वैल्यू हम लोग किसी में भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, यही इक्वेशन था ना,
वाई की वैल्यू पुट क्यों करेंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा ना। जब आपका वाई की वैल्यू आ गई है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, 5 + 4 9, 9/3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x = 3, y = -1। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अभी 3 क्वेश्चन बाकी हैं। बहुत आसान से देखो यहाँ पे 10 45 डिग्री cos 60 डिग्री √3 sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री दे रखा है। आपको सॉल्व करना बहुत आसानी से। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, √3 sin 60 की वैल्यू √3/2 और cot 60 की वैल्यू √3 होता है। ये होता है और ये एक्स है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है। तो √3 यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा √3 7 sin 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक, तो cot 60 10 √3 हो जाएगा। ठीक, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्या होगा यहाँ पे, गलती कर रही है क्या। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 की वैल्यू तो 1/2 ही होगा। 10 45 डिग्री के तो 1/1 होता है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, ये क्या √3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई 3 √3, मगर ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। √3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या। x = 10 45 डिग्री cos 60 डिग्री √3 sin 60 डिग्री और यहाँ पे cot 60 डिग्री वैल्यू। तो 10 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, कोई इशू नहीं। √3 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होता है। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है जैसे 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 10 60 की वैल्यू √3 होती है। सॉरी यार, cot 60 की वैल्यू क्या थी 1/√3 होता है ना। ठीक, तो cot 60 की वैल्यू क्या थी 1/√3 होता है। एक √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो सी वाला ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यू पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री आपको टिप पे याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। ठीक है, पहले पढ़ते हैं क्या। एरिया विद सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस r एंड एंगल विथ डिग्री मेजर। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन लगाया था जहाँ एरिया निकालने वाला, तो एरिया वाला कैसे जाता πr² 360 डिग्री इंटू थीटा था ना, जहाँ पे 60 डिग्री वाला किए थे। तो ये एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है। और ये इन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस r एंगल विथ डिग्री मेजर थीटा इज θ/360 डिग्री और 2πr लिख दिया है। तो यहाँ से थीटा के लिए जो आर्क आएगा वो आंसर आएगा, एरिया नहीं आएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या है, जैसे जब सर्किल बनाते हो ना, एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करते हो, ये सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपने सॉरी ये देखो
ये बना है, आपको इस एरिया को बात कर रहा है, कैसे निकालोगे? तो पहले क्या होता है, हमको सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तब हमारा ये सेगमेंट का एरिया है। तो वही हमारा एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, माइनस करोगे तो ये हमारा एरिया ऑफ द सेगमेंट आएगा। तो 19 में क्या है, पहला हमारा रॉन्ग है, दूसरा हमारा क्या है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? बोथ ऑप्शन रीजन ट्रू नहीं, ए रीजन आर ट्रू नहीं, यहाँ पे ए इज़ फॉल्स, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट क्या गलत है और यहाँ पे दूसरा हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाला 19 के लिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, समझ में आ चुका होगा ना? ठीक है, सेगमेंट क्या होता है और ये सारी बातें मैंने आपको बताई भी हैं, आई होप को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर। अभी मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में थोड़ा देर पहले बताया था। ठीक है, क्लास के शुरुआत में ही बताया था, तो उसी से रिलेटेड बोला जा रहा है कि दो ट्रायंगल, ठीक है, इक्वी एंगुलर है, मतलब क्या हुआ, एंगुलर है, तो देन दे आर सिमिलर, जाहिर सी बात है, ये क्या होगा, इक्वल, मतलब इक्वल हैं तो क्या होगा, वो सिमिलर ही होंगे। ठीक है, दूसरा, इफ़ टू आर सिमिलर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, गलत। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, बड़ा सा ट्रायंगल बना दो, ठीक है, इनका एंगल तो इक्वल हो गया। ठीक है, ये सिमिलर हैं मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड का जो साइज होता है वो इक्वल होता है, मगर सिमिलर में साइज इक्वल नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो ट्रायंगल सिमिलर तो है, हाँ, मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकता है मगर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये साइज में इक्वल नहीं है मगर ये सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये कंसेप्ट आपको पता नहीं। तो यहाँ पे जो 20 का क्वेश्चन है, इफ़ टू ट्रायंगल आर इक्विलेटरल एंगुलर देन दे आर सिमिलर, तो ये इक्वी एंगुलर है, मतलब एंगल इक्वल होंगे तो ये सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, बट इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो ये बिल्कुल नहीं होगा, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज़ का होना सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। ये जो क्लास 10th का पेपर था जिसमें मैंने सेक्शन ए की बात की है। ठीक है, जो मेरी अगली वीडियो होगी सेक्शन बी के लिए होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और आपको जो भी पूछना है आप कमेंट में राइट कर सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।